हाँ तो नमस्कार साथियों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल विजन क्लासेस बाय राजू सर में। तो आज हम लोग नया स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th ज्योग्राफी का पार्ट 1 है। ज्योग्राफी में 2 पार्ट हैं, जिसमें जो पहला पार्ट है उस पहले पार्ट का लेसन 1 जो मानव भूगोल है, आज हम उसको देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करने से पहले आज हम लोग माँ दुर्गा के आशीर्वाद से या आशीर्वाद लेकर के आज के क्लास की शुरुआत करेंगे। तो चलिए फिर जब हम लोग आगे चलते हैं तो मोटिवेशनल क्वेट्स हैं, इंस्पिरेशनल इंसाइट्स हैं। जितना कठिन संघर्ष होगा बाबू, जीत उतनी ही शानदार होगी। इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपको जीतना है तो संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि बिना संघर्ष से कोई भी मंजिल आपको नहीं मिल सकती है। तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जितनी बड़ी तकलीफें होंगी, जितना बड़ा संघर्ष होगा, उतनी ही बड़ी कामयाबी और सफलता आपके हाथ लगेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहला चैप्टर जो है 12वीं का ज्योग्राफी का, वो है सबसे पहला चैप्टर मानव भूगोल। तो आइए हम मानव भूगोल को जानने से पहले भूगोल को जानते हैं। भूगोल किसको कहते हैं? तो भूगोल बाबू सामाजिक विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम लोग पृथ्वी तथा उनकी विभिन्न विशेषताओं जैसे कि पर्वत, नदियां, महासागर, जलवायु, मानव समाज, इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो उसी को हम लोग भूगोल कहते हैं। ध्यान से समझिए, अगर भूगोल की बात करें, भूगोल से आप क्या समझते हैं? तो सामाजिक विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग किस चीज़ के बारे में, तो पृथ्वी की विशेषताओं के बारे में, जैसे पहाड़ के बारे में, नदियों के बारे में, सागर के बारे में, महासागरों के बारे में, उसके बाद सामाजिक मतलब ये जो मानव समाज है, इन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो समझ जाइए वही क्या कहलाएगी? तो भूगोल कहलाएगी। भूगोल महत्वपूर्ण क्यों है? भूगोल हम लोग क्यों पढ़ते हैं? तो बाबू भूगोल महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि हम भूगोल को जान करके ही प्रकृति के बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें जानेंगे जिसको हम लोग मतलब नहीं समझ पाते। जैसे देखिए इसमें लिखा हुआ है कि भूगोल हमें पृथ्वी के बारे में समझने में मदद करती है, यह हमें प्राकृतिक आपदाओं के बारे में जागरूक करती है, साथ ही साथ हमें उनके लिए हर हमेशा तैयार रखती है कि आपको इस प्रकार के विपत्ति में आप किस प्रकार से निपट सकते हैं। यह हमें विभिन्न संस्कृतियों के बारे में जानकारी देती है, साथ ही साथ उनके साथ हमारा जो संबंध बनना होता है वो संबंध बनाने में भी हमारी मदद करती है। भूगोल हमारे पर्यावरण की रक्षा एवं उनके विकास का काम भी करती है। तो ये होता है बाबू भूगोल। भूगोल महत्वपूर्ण क्यों है? तो भूगोल हमें बहुत सारी चीजों में हमारा मदद करती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर प्राकृतिक आपदाओं के बारे में जानकारी देती है, साथ ही साथ उन आपदाओं से निपटने में भी हमारी सहायता करती है, विभिन्न संस्कृतियों को जानने में हमारी सहायता करती है, साथ ही साथ कह सकते हैं कि पर्यावरण की रक्षा और उनके विकास के लिए जो भी काम करना चाहिए उन काम को करने में भी हमारी मदद करती है। तो आइए बाबू हम इसके आगे की बात को जब देखते हुए चलते हैं, तो इस भूगोल के बारे में जब जानेंगे तो भूगोल से पहले भूगोल को बनाने वाले या भूगोल के जनक किसे कहते हैं? तो बाबू भूगोल के जनक हम लोग इरेस्टोस्थनीज को कहते हैं, जिनका जन्म 276 ईसा पूर्व हुआ था। इनका निधन 196 ईसा पूर्व में हो गया। इरेस्टोस्थनीज को भूगोल का जनक माना जाता है। वे एक गणितज्ञ, भूगोलवेत्ता, कवि, खगोल शास्त्री और पुस्तकालय अध्यक्ष थे, मतलब पुस्तकालय के अध्यक्ष भी थे। अब ये इरेस्टोस्थनीज के बारे में कहीं जानते हैं? इनका जन्म लीबिया में हुआ था, जो कि अभी अफ्रीका में है। वे अलेक्जेंड्रिया पुस्तकालय के मुख्य पुस्तकालय अध्यक्ष थे। अब ये उन्होंने इस पुस्तकालय में मौजूद जानकारी के अनुसार उपयोग करके भूगोल के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण इन्होंने खोज की। तो इसीलिए बाबू हम लोग भूगोल के जनक इरेस्टोस्थनीज को मानते हैं।
अब आइए बाबू आगे चलते हैं, इनका प्रमुख योगदान क्या क्या है, इन्होंने क्या क्या काम किए। तो पृथ्वी की परिधि का मापन करने में ये सटीक मापदंड दिए हुए थे। इनका सबसे बड़ा योगदान पृथ्वी के परिधि का लगभग सटीक मापन था। उन्होंने सूर्य और छाया के कोण का उपयोग करके यह गणना की थी। मतलब ये समझिए बाबू कि इन्होंने पृथ्वी की परिधि को सूर्य और किसी चीज की छाया का एक कोण का उपयोग करके क्या किया हुआ था, तो पृथ्वी के परिधि का मापदंड बताया हुआ था। अब बाबू भूगोल का मानचित्रण इन्होंने किया था। इन्होंने विश्व का एक मानचित्र भी बनाया हुआ था जिसमें 7 अक्षांश को और 7 देशांतर रेखाओं को भी इन्होंने प्रदर्शित किया था उन मानचित्र में। भौगोलिक शब्दावली का विकास, इन्होंने भूगोल से संबंधित कई नए शब्दों का भी नए शब्दों और अवधारणाओं का भी विकास किया हुआ था। भूगोल को एक विज्ञान के रूप में यह स्थापित किए हुए थे। एरिस्टोस्थनीज ने भूगोल को एक व्यवस्थित अध्यापन के रूप में स्थापित किया, इसे एक विज्ञान के रूप में इन्होंने मान्यता दिलाई। तो ये सब चीजें थी किनकी, तो एरिस्टोस्थनीज जी की उपलब्धियां जो कि भूगोल में, इसीलिए इन्हीं सब कारणों से इन्हें भूगोल का जनक भी कहा जाता है। अब आगे आइए बाबू, भूगोल जो है वो मुख्यतः 2 भागों में बटा हुआ है। अगर बात करिएगा भूगोल की बात, तो भूगोल बाबू भूगोल 2 भागों में बटा हुआ है। सबसे पहला होता है बाबू प्राकृतिक भूगोल, एगो होता है बाबू मानव निर्मित भूगोल, या कह दीजिए मानव भूगोल। आइए हम इन चीजों को देखते हुए बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। भूगोल का सबसे पहला जो होता है प्रकार, जो कि हमने यहाँ लिखा है भौतिक या प्राकृतिक भूगोल, वो क्या होता है बाबू, तो जिसमें हमें पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताएं जैसे चट्टान, मिट्टी, जलवायु, वनस्पति, जीव जंतु, इन सब चीजों के बारे में अध्ययन प्राप्त होती है, या जिनमें हम इस सब चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं, तो समझ जाइए ये भौतिक या नहीं तो प्राकृतिक भूगोल कहलाती है। भौतिक भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, क्या क्या चीजें उनमें पढ़ना है भौतिक भूगोल में, क्या क्या चीजों की जानकारियां हमें मिलती है। तो सबसे पहला है जलवायु, इसमें पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में तापमान, वर्षा तथा हवाओं का क्या पैटर्न है, कहाँ हवा ज्यादा चलती है, कहाँ हवा कम चलती है, कहाँ बर्फीली हवा चलती है, कहाँ सूखी हवा चलती है, इन सब चीजों के हवाओं के पैटर्न के बारे में जानेंगे। अगला भू आकृति के बारे में जानेंगे। भू आकृति क्या होता है बाबू, भू आकृति कहने का मतलब कहाँ पर्वत है, कहाँ मैदान है, कहाँ पठार है, कहाँ घाटियां हैं, कहाँ दर्रे हैं, इन सब चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। और बाबू मिट्टी, तो विभिन्न प्रकार की मिट्टियों और उनकी विशेषताओं को भी हम किसमें जानेंगे, तो भौतिक भूगोल में जानेंगे। आगे ये बाबू जल के बारे में। जल मतलब महासागर, नदियां, झील और भूमिगत जल, जिसको हम लोग अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं, उस भूमिगत जल के बारे में भी इसी भौतिक भूगोल में हम लोग अध्ययन करेंगे। आगे आइए बाबू वनस्पतियों और जीव जंतुओं के बारे में भी अध्ययन करेंगे। इसमें हम लोग विभिन्न प्रकार के पौधों, जानवरों तथा उन्हीं से संबंधित अलग अलग चीजों के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे। अब आइए बाबू मानव भूगोल, दूसरा पार्ट क्या होता है, मानव भूगोल। क्या होता है मानव भूगोल, जो कि आपका ये लेसन भी है। मानव भूगोल क्या कहलाता है, तो बाबू मानव भूगोल जो है वो मानवों तथा पर्यावरण के बीच क्या चीजों का, संबंधों का अध्ययन है, जैसे कि जनसंख्या वितरण, शहर का विकास, आर्थिक गतिविधि, इन सब चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो समझ जाइए उसी को मानव भूगोल कहते हैं। अर्थात मानव भूगोल को परिभाषित करने की बात करिएगा तो भूगोल की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग किसके, तो प्रकृति और मानवों के बीच जो संबंध है उन संबंधों के बारे में अध्ययन करेंगे। अब आइए बाबू इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है,
जैसे कि हम लोग जनसंख्या वितरण को जानेंगे। जनसंख्या वितरण क्या होता है? तो जनसंख्या वितरण का मतलब जनसंख्या कैसे बटी हुई है, कहाँ अधिक जनसंख्या है, कहाँ कम जनसंख्या है, कहाँ जनसंख्या साफे नहीं है, इस तरह की चीजों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं कि कहीं बहुत अधिक जनसंख्या है, कहीं बहुत कम जनसंख्या है, कहीं जनसंख्या है ही नहीं। इन सभी चीजों का क्या कारण है, ये सारी चीजें हम मानव भूगोल में पूछेंगे, सॉरी पढ़ेंगे। आगे ये शहरीकरण अर्थात शहरों के विकास के बारे में भी जानेंगे और शहरों में होने वाली समस्याओं के बारे में भी जानेंगे इसी पाठ में। आगे ये आर्थिक गतिविधियां जैसे कृषि हो गया, उद्योग हो गया, व्यापार हो गया, सेवाएं हो गई, इन सब चीजों के बारे में भी हम इसी में अध्ययन करेंगे। आगे ये सांस्कृतिक भूगोल मतलब क्या होता है, तो अलग अलग जगहों पर लोगों की अलग अलग संस्कृतियां होती है, अलग अलग भावनाएं होती है, अलग अलग उनके रहन सहन बोलचाल और वेशभूषाएं होती है। हम लोग उन चीजों के बारे में भी यही अध्ययन करेंगे। आगे राजनीतिक भूगोल अर्थात देश की राष्ट्रीय सीमा और देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जो सीमाएं होती है उन सभी सीमाओं के बारे में हम लोग अध्ययन इसी में करेंगे। अब आइए मानव भूगोल को हम फिर से परिभाषित करते हैं। तो मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मानवों तथा प्रकृति के बीच का जो पारस्परिक संबंध है हम उनके बारे में अध्ययन करेंगे। अब आइए बाबू, मानव भूगोल की परिभाषा दो तीन गो व्यक्ति के अनुसार हम जानेंगे। राइटजेल जी थे जो एक बहुत बड़े भूगोल वेत्ता थे। क्या थे? भूगोल वेत्ता। अच्छा, भूगोल वेत्ता मतलब क्या होता है बाबू? तो जो भूगोल के बहुत बड़े जानकार होते उनको भूगोल वेत्ता कहते। तो याद रखिएगा राइटजेल जी, ये मानव भूगोल मानव समुदाय और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। इस बात को राइटजेल जी ने आधुनिक मानव भूगोल के जनक जिन्हें कहा जाता है अपनी पुस्तक में लिखा है। समझे कि नहीं समझे? मतलब ये समझिए कि राइटजेल जी ने अपनी जो वो पुस्तक लिखे हैं, जिस पुस्तक का नाम क्या है बाबू? पुस्तक का नाम नहीं है, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। इन्होंने मानव भूगोल को परिभाषित क्या किया है, कहा है मानव भूगोल मानव समुदाय और किसके, तो धरातल के बीच संश्लेषित संबंधों का अध्ययन है, ठीक है। इन्हें क्या, तो आधुनिक मानव भूगोल के जनक भी कहा जाता है। अब आइए बाबू, इन्होंने लिखा है कि मानव को जीवित रहने के लिए वातावरण से सहयोग प्राप्त करना आवश्यक है। हम लोग भी इस बात को मानते हैं कि अगर मानव जिंदा रहना चाहता है तो उसे प्रकृति को बचा कर रखना ही पड़ेगा। जिस तरह से हम लोग प्रकृति का आज अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं, अगर इसी तरह से हमारा इस्तेमाल चलता रहा तो आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं है जिस दिन हम लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएंगे। प्रकृति हमें ऐसी कते नहीं, मतलब प्रकृति हमें ऐसे लेके पटकेगी कि फिर हम लोग उठ भी नहीं सकते। मानव का पूरी कह सकते कि इस दुनिया से नामो निशान समाप्त हो जाएगी यदि प्रकृति नहीं रहता है तो यही कहते हैं कौन, राइटजेल जी, कि मानव को जीवित रहने के लिए वातावरण से सहयोग लेना ही पड़ेगा, प्राप्त करना आवश्यक है। अब आइए, एगो और व्यक्ति थी जिनका नाम है LNC सैंपल। इनके बारे में जानिए। ये मानव भूगोल के बारे में क्या कहते हैं? ये मानव भूगोल के बारे में कहते हैं मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का क्या है, अध्ययन है। तो इन दोनों परिभाषा को याद रखिएगा। दूगो परिभाषा, एगो जो राइटजेल जी ने दिया हुआ था और दूसरा जो थे वो कौन से, सैंपल ने दिए हुए थे। कौन दिए हुए थे बाबू? सैंपल। इन्होंने क्या कहा हुआ था, मानव भूगोल जो है वो किसके, मानवों और धरातलों के बीच में संश्लेषित किस चीज का संबंधों का अध्ययन है। सैंपल जी ने क्या कहा था कि मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और क्रियाशील मानवों के बीच क्या है, ये संश्लेषित अध्ययन है। अर्थात कहने का मतलब इन दोनों के बीच के परिवर्तनशील जो संबंध है उनका अध्ययन है, ये बोले हुए थे एलन सैंपल जी।
और ये बाबू भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदान संसाधनों का उपयोग करके गांवों, शहरों, सड़क, रेल नेटवर्क आदि और भौतिक संस्कृति के सभी तत्वों को मानव द्वारा बनाया गया। मतलब ये समझिए बाबू कि मानव जो है ना अपने उपयोग के लिए गांवों को बसाए, शहरों को बसाए, सड़कें बनाई, नेटवर्क बनाया, रेल बनाया आदि इस तरह के बहुत सारी चीजों को इन्होंने बनाया, जो कि किससे बना है? तो प्राकृतिक चीजों से बना है। किससे बना है? प्राकृतिक चीजों से। अब आइए बाबू एगो और पॉल विडाल डी ला ब्लास, इसके बारे में जानिए। ये भी कहे हुए थे मानव भूगोल की परिभाषा कुछ कहे हुए थे, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंध के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है ये मानव भूगोल। तो सब है का बस एक ही बात है बाबू, सब है यही बताना चाहते हैं कि मानव भूगोल जो है वो पृथ्वी और मानवों के बीच क्या है? पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। अब आइए बाबू हम लोग मानव भूगोल के विचारधाराओं को जानते हैं बाबू। विचारधारा क्या होता है? तो अलग अलग वैज्ञानिकों या अलग अलग भूगोल के जानकारों के द्वारा अपने नजरिए से भूगोल को देखने से मानव भूगोल की विचारधारा कही जाती है। मतलब इस समझिए कि हम भूगोल के जानकार हैं, हम अपने हिसाब से भूगोल को क्या मानते हैं, मानव भूगोल को हम ये बात बोले तो वो हमारी विचारधारा हो गई। क्या गई बाबू? विचारधारा। तो आइए बाबू 3 गो विचारधारा थी। सबसे पहले पर्यावरणीय निश्चयवाद, संभववाद और नव निश्चयवादी विचारधारा थी। हम आइए बारी बारी से तीनों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है पर्यावरणीय निश्चयवाद या नियतिवाद। इसको समझिए, ये क्या होता है बाबू? तो मनुष्य अपने प्रारंभिक अवस्था में प्रकृति को ही क्या मानते थे बाबू? भगवान मानते थे। अर्थात कहने का मतलब ये है प्रकृति के अनुसार ही अपना जीवन जीते थे। ठीक है कि नहीं है? प्रकृति के अनुसार ही अपने आप को ढालने की कोशिश करना पर्यावरणीय निश्चयवाद कहलाती थी। क्या कहलाती थी बाबू? पर्यावरणीय निश्चयवाद। क्या होता है पर्यावरणीय निश्चयवाद? कहेंगे वैसी विचारधारा जिसके अनुसार प्राचीन या प्रारंभिक अवस्था में मानवों के द्वारा अपने आप को प्रकृति के अनुकूल बदल लेना या अपने आप को प्रकृति के अनुकूल ही ढाल लेना क्या कहलाती है? तो पर्यावरणीय निश्चयवाद कहलाती है, यह नियतिवाद कहलाती है। ठीक है बाबू। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य के प्रत्येक क्रियाकलाप का पर्यावरण से नियंत्रण माना जाता था। ठीक है, यह माना जाता है भी। इस विचारधारा के अनुसार अगर मानव कुछ भी करता था तो उसका पूरी नियंत्रण किसके हाथों में रहता था? पर्यावरण के हाथों में। किसके हाथों में बाबू? पर्यावरण के हाथों में। अब आइए बाबू, मानव की आदिम अवस्था में मानव के लगभग सभी क्रियाकलाप पूर्णतया प्रकृति के शक्तियों से ही नियंत्रित होती थी। मतलब उस समय में, आदिम समय में, पुराने समय में जितने भी मानव के क्रियाकलाप होते थे वो पूरे के पूरे तरीके से किस पर नियंत्रित रहता था बाबू? तो पर्यावरण पर नियंत्रित रहता था। अब आइए वो राइटजेल, रीटर, हम्बोल्ट, हंटिंगटन आदि नियतिवाद के प्रमुख समर्थक थे। मतलब इस सब व्यक्ति जो थे वो क्या थे? तो नियतिवाद के समर्थक थे। अब आइए बाबू अगला हम लोग चलते हैं संभववाद या संभावनावाद। ये क्या होती है बाबू? तो वैसी विचारधारा जिसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपने इच्छा अनुसार उपयोग में ला सकता है। ये हो गया संभववाद या संभावनावाद। मतलब इस समझिए इस विचारधारा के अनुसार जो था कहा गया कि मनुष्य जो है ना वो अपने इच्छा अनुसार प्रकृति से जो भी उपयोग में आने वाली वस्तुएं हैं उनको अपनी इच्छा अनुसार वो क्या कर सकता है? नियंत्रित कर सकता है। अब आइए बाबू मानव का प्रकृति पर निर्भरता की अवस्था में स्वतंत्रता की अवस्था की ओर प्रस्थान करना ही संभववाद कहलाता है या संभावनावाद कहलाता है। मतलब ये समझिए कि पुराने समय में जैसे प्रकृति पर पूरी मानव डिपेंड था, धीरे धीरे मानव का प्रकृति पर से उठ करके अपने आप पर, अपनी स्वतंत्र अवस्था पर
खड़ा हो जाना, अपने आप पर इंडिपेंडेंट हो जाना ही क्या कहलाती है बाबू? तो संभववाद या संभावनावाद कहलाती है। अब आइए बाबू, इसके बारे में इनके प्रणेता कौन थे? तो विडाल डीला ब्लास एवं लुसियन फेब्रे नामक व्यक्ति, ये दोनों जो थे इस विचारधारा के प्रमुख प्रणेता माने जाते हैं। और ये संभावनावाद प्रकृति के तुलना में मनुष्य को महत्वपूर्ण स्थान देती है और उसे सक्रिय शक्ति के रूप में देखती है। उदाहरण, नदी पर पुल बनाना, खेती एवं परिवहन। इस समझिए संभावनावाद जो है ये क्या कहती है कि प्रकृति से बेसी महत्वपूर्ण स्थान किसका है? मानवों का है। प्रकृति मानव जो है ना अपनी सक्रिय शक्ति से कुछ भी कर सकती है। नदी का भी जैसे हम लोग सुने हैं ना, समुद्र का मुंह मोड़ दिया गया है। समुद्र के पानी को लेकर के चाइना कहाँ उल्टा के पटक दिया है? तो समुद्र के पानी को पटक दिया गया है कहाँ? रेगिस्तान में। और वहां रेगिस्तान को पूरा पूरी हरा भरा बनाने के पक्ष में चल रही है कौन? चाइना। अब आगे आइए बाबू, दूसर जगह का बात करिएगा तो सुने होइएगा आप लोग कि एगो जगह है, हमको नाम नहीं याद आ रहा है उस जगह का, शायद जापान है कि कोनो देश है, जहां जो है ना बाढ़ से लोग बहुत ज्यादा परेशान हुआ करते थे। तो वहां जानते क्या किया गया? समुद्र के पानी को रोकने के लिए एक बहुत बड़ी दीवार बना दी गई। और वो दीवार जो था ना, नॉर्मल पहले दीवार बना हुआ है और उस दीवार के बाद कम से कम 30-40 करोड़ पेड़ का एक दीवार बना दिया गया है, जिसमें कुछ कतबू कुछ कर लेगा उसके बावजूद भी पानी जो है उससे पार नहीं जा सकता। तो यही होती है, मतलब अगर इंसान अपनी सक्रिय शक्ति का इस्तेमाल करना चालू कर दे तो इंसान कुछ भी कर सकते हैं। जैसे नदी, पहले लोग नदी को बहुत पावरफुल माना करते थे, आज नदी पर पुल बन गया, नदी नीचे चली गई है कि नहीं है? तो कहने का यही मतलब है बाबू। आगे चलिए, अब होता है नव निश्चयवादी विचारधारा। अब इस नव निश्चयवादी विचारधारा को बोलने वाले या प्रस्तुत करने वाले कौन थे? ग्रिफिथ टेलर जी। कौन थे बाबू? ग्रिफिथ टेलर जी। अब यह दो विचारों पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच मार्ग को परिलक्षित करता है, अर्थात दोनों के बीच में एगो क्या मतलब एगो अलग, दोनों के बीच का एगो तोड़ निकाल लेता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यह संकल्पना दर्शाती है कि ना तो यह नितांत आवश्यकता की स्थिति है और न ही नितांत स्वतंत्रता की अवस्था है। मतलब ये समझिए कि न ही पृथ्वी अपने आप में मतलब इंसान पे, मानव पर हावी हो सकती है और ना ही मानव पूरी तरीके से प्रकृति को छोड़ करके आगे बढ़ सकती है। आगे ये बाबू ध्यान से देखिए, इन संकल्पना के अनुसार मानव प्रकृति के नियमों का अनुपालन करके ही प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। अब इसमें क्या कहा गया नव निश्चयवादी विचारधारा में? बाबू इस विचारधारा के अनुसार ऐसा कहा गया है कि मानव जो है ना वो प्रकृति के सभी नियमों का पालन करके ही इस पर विजय प्राप्त कर सकता है। ऐसा नहीं है कि कुछ जो मन में हुआ कर देंगे एकदम आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। आगे चलिए बाबू, इसे रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा बाबू, किससे किसके बारे में हमने आज बात करी है? तीनों विचारधाराओं के बारे में। सबसे पहली विचारधारा कौन है बाबू? तो निश्चयवादी विचारधारा या नियतिवादी या पर्यावरणीय निश्चयवाद भी इसको कहा जाता है। इस विचारधारा के अनुसार क्या कहा गया? तो आदिम जमाने में लोग जो थे, मानव जो थे, अपने आप को प्रकृति के अनुकूल ढालते थे, प्रकृति के अनुकूल चलते थे। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पर्यावरणीय निश्चयवाद या नहीं तो निश्चयवादी विचारधारा कहते हैं। आगे हमने क्या कहा कि एक नई विचारधारा बनी जिसका नाम संभववादी या संभावनावाद कहते हैं। वो विचारधारा क्या होती है? तो इस विचारधारा के अनुसार ऐसा कहा गया कि मानव और प्रकृति प्रकृति जो है ना, जितना हम लोग मानव उसको पूजता है उतना भी ज्यादा मतलब प्रभावशाली नहीं है। अपने हिसाब से अगर चाहे तो इसका इस्तेमाल भी मानव कर सकता है। उसके बाद एक नई विचारधारा बनाई गई उस विचारधारा को कौन बनाए हुए थे बाबू? तो विडाल डीला ब्लास थे और कौन थे? लुसियन फेब्रे थे। और आगे बाबू बात करेंगे तो आगे चलेंगे तो जब हमको पता चलेगा नव निश्चयवादी विचारधारा, तो ये ग्रिफिथ टेलर जी ने लाया हुआ था। किसने लाया हुआ था बाबू? ग्रिफिथ टेलर जी ने। और ग्रिफिथ टेलर जी क्या बोले हुए थे इसके बारे में? तो ये विचारधारा जो थी वो ये कहती है कि इस विचारधारा में प्रकृति के नियमों के पालन करते हुए ही मानव जो है सो प्रकृति पर विजय पा सकता है। ठीक है कि नहीं है? अब हम लोग जो है सो ये वाला स्लाइड दूसरे दिन पढ़ेंगे। आज हम बस यहीं तक रुकते हैं। ठीक है? तो तब तक आपको यदि
आज का हमारा ये फर्स्ट कंटेंट कैसा लगा 12वीं का, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहें। यदि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और इसी प्रकार के एजुकेशनल जो भी हमारे कंटेंट होंगे उसको रोजाना प्राप्त करने के लिए आज ही हमारे इस चैनल विजन क्लासेस बाय राजू सर को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ में अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें आपको इसी प्रकार से अच्छे अच्छे कंटेंट आपको मिलेंगे जिनसे आपका नॉलेज गेन होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।